Good afternoon, all. This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of design analysis of algorithms, we are going for one more method of solving recurrences, that is recursion tree method. So here in earlier classes, we have studied various method to solve the recurrences, जिनमें हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से रिकरेंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मास्टर थ्योरम से रिकरेंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इटरेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड हाउ टू सॉल्व द रिकरेंसेस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. एज फार एज टुडेज क्लास इज कंसर्न, we have to study how to solve a recurrence by the method of recursion tree method. So here we have working principle of recursion tree method. Working principle है, recursion tree method is a pictorial representation of an iteration method which is in the form of a tree where at each level nodes are expanded. तो यहाँ कहा गया है कि रिकर्शन ट्री मेथड से जब कभी भी हम रिकरेंस को सॉल्व करते हैं तो रिकरेंस को सॉल्व करते वक्त ये रिकरेंस सॉल्व करना बिल्कुल इटरेशन मेथड की तरह है. रिकर्शन ट्री मेथड को सिंपली हम कह सकते हैं कि रिकर्शन ट्री मेथड इज अ पिक्चोरियल और अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इटरेशन मेथड. तो इसलिए अगर आपको रिकर्शन ट्री मेथड समझना है तो आपको इटरेशन ट्री मेथड पता होना जरूरी है. अगर आपने इटरेशन ट्री मेथड नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसके अर्लियर वाला वीडियो आप देखिएगा, वहां पे हमने डिस्कस किया है कि इटरेशन मेथड से रिकर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि इटरेशन मेथड में हम रिकर्शन को कैसे सॉल्व करते थे. तो इटरेशन मेथड से रिकर्शन को जनरली जब हम सॉल्व करते थे तो बार बार हम एक ही मैकेनिज्म यूज करते थे जिसको कहते थे हम बैक सब्स्टिट्यूशन. तो जब कभी भी कोई रिकरेंस दिया है तो उस रिकरेंस में हम उस रिकरेंस के राइट हैंड साइड को बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके एक्सपांड करते थे और तब तक के एक्सपांड करते चलते थे जब तक कि हमको उस रिकरेंस का जनरलाइज फॉर्मेट समझ में नहीं आता. एक बार अगर हमें जनरलाइज फॉर्मेट समझ में आ गया तो फिर हमें पॉलिनोमियल मिलता था एंड वंस वी विल गेट द पॉलिनोमियल फिर उस रिकरेंस की हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते थे. तो सेम मैकेनिज्म हमें यहाँ पे करना है. वहां पे हमने थ्योरेटिकली सारी चीजें की थी, अभी ग्राफिकली करेंगे. तो क्या करेंगे, जनरली अगर हमारे पास कोई रिकरेंस दिया है तो उस रिकरेंस को सबसे पहले हम ट्री के फॉर्म में लिखेंगे और एक बार ट्री के फॉर्म में उस रिकरेंस को हमने लिख लिया उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म जैसे इटरेशन मेथड में हम अप्लाई करते थे सिमिलर फैशन में यहाँ पे भी हम इस ट्री को एक्सपांड करते जाएंगे. तो एक्सपांड करते वक्त जितने भी लिफ नोड्स रहेंगे ये लिफ नोड्स को हम एक्सपांड करते चलेंगे और जैसे जैसे हमारे लिफ नोड्स एक्सपांड चलते जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा सीरीज ट्री जो है ये ट्री एक्सपांड हो जाएगा और ट्री एक्सपांड होने के बाद ये एक सिचुएशन ऐसी आएंगी कि जितने हमारे पास लीफ नोड्स और नॉन लीफ नोड्स है ये लीफ नोड्स और नॉन लीफ नोड्स का समेशन हम परफॉर्म करेंगे एंड दैट समेशन विल गिव जस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रिकरेंस. तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल कहता है कि व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर रिकरेंस विद द हेल्प ऑफ रिकर्सन ट्री मेथड व्हाट वी हैव टू डू, we have to represent the recurrence with the help of a tree and after that in subsequent steps we have to go for expansion of that particular tree and once tree will be expanded automatically your recurrence will also be expanded. So therefore once recurrence is expanded as a summation of term then that particular summation will provide us the solution of that particular recurrence. अब इसी वर्किंग प्रिंसिपल को स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं. तो बेसिकली हमने बोला है कि अगर हमारे पास कोई रिकरेंस दिया है तो उस रिकरेंस को हम ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. लेकिन ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए कैसा, क्योंकि जब कभी भी कोई अगर हमको रिकरेंस दिया है तो उस रिकरेंस को ट्री में बनाते वक्त ट्री में दो चीजें रहती है, एक तो रहता है लीफ नोड और दूसरा रहता है रूट नोड. तो किस चीज को लीफ नोड बनाएंगे और किस चीज को रूट नोड बनाएंगे that we have given over here. So here it is said that in general we consider the second term in the recurrence as a root and first term as a leaf node. अब इस चीज को समझते हैं कि जनरली अगर हमें एग्जांपल दिया है तो here we have given one recurrence t of n is equals to twice t n by 2 plus n square. This is what a recurrence which is given to us. Now what we have to do, we have to represent this particular recurrence with the help of a recurrence tree. तो recurrence tree में जब कभी भी इस recurrence को हम represent करेंगे तो इस recurrence का second term जो होता है, second term का मतलब ऐसा वाला टर्म जो रिकरेंस के फॉर्म में नहीं है.
तो इस रिकरेंस को अगर आप केयरफुली देखेंगे तो रिकरेंस क्या है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ का फर्स्ट टर्म जो है वो है ट्वाइस टी एन बाई टू, जबकि सेकंड टर्म जो है वो एन स्क्वायर। तो सेकंड टर्म यानी वो वाला टर्म जो कि रिकर्सन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, वो वाले टर्म को जनरली हम एज अ रूट नोड लिखते हैं। तो एज फार एज गिवन रिकरेंस इज कंसर्न, सेकंड टर्म यानी नॉन रिकर्सिव टर्म जो है वो है एन स्क्वायर, तो इस एन स्क्वायर को हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे। वेयर एज बाकी बचे हुए टर्म जो है वो रिकर्सिव टर्म रहेंगे, तो जो भी रिकर्सिव टर्म रहेंगे वो रिकर्सिव टर्म को हम लीफ नोड के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन स्क्वायर हमारा रूट नोड बनेगा और टी ऑफ एन बाई टू ये हमारे वो वाले टर्म बनेंगे जो लीफ नोड का काम करेंगे। तो हाउ मेनी टी ऑफ एन बाई टू वी हैव, ट्वाइस टी एन बाई टू। इसलिए हमने यहाँ पे दो चिल्ड्रन बनाए हैं या दो लीफ नोड बनाए। एक लीफ नोड है टी एन बाई टू, दूसरा लीफ नोड का वैल्यू है टी एन बाई टू, जबकि हमारे सेकंड टर्म की वैल्यू है एन स्क्वायर। और अभी इस पूरे ट्री का समेशन अगर हम करेंगे तो इस पूरे ट्री का समेशन क्या है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस टी एन बाई टू। तो व्हाट इट मीन्स, इट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी एन बाई टू, एंड दिस इज व्हाट अवर गिवन रिकरेंस। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा गिवन रिकरेंस वही है। इसलिए जनरली जब कभी भी हम रिकर्सन ट्री मेथड से किसी रिकरेंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले उस रिकरेंस को हम रिकर्सन ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और रिकर्सन ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त सेकंड वाला टर्म जो रहेगा उसको हम रूट नोड बनाएंगे, और वो वाले जो टर्म्स जो फिर से रिकर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं उनको हम लेफ्ट नोड्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे चल के उनको हमें फिर से एक्सपांड करना है। एवरी टाइम हमें बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करके गिवन रिकरेंस को एक्सपांड करते जाना है। वैसे ही हमारे ट्री को अगर एक्सपांड करना है तो ट्री रूट से एक्सपांड नहीं होगा, लीफ नोड से एक्सपांड होगा। इसलिए रिकर्सिव टर्म को जनरली हम लीफ नोड में लिखेंगे। तो हियर वी हैव गिवन रिकरेंस टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर, एंड रिकर्सन ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन रिकरेंस इज रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस। तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया होगा। सेकंड, जनरली जब कभी भी हम रिकर्सन ट्री मेथड को यूज करेंगे तो रिकर्सन ट्री मेथड वो वाले रिकरेंसेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा जो रिकरेंसेस हमें डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से मिले हुए हैं। तो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज करते हुए अगर आपने कोई एल्गोरिदम बनाया है और वो एल्गोरिदम रिकर्सिव एल्गोरिदम है तो उस रिकर्सिव एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करने के लिए रिकर्सन ट्री मेथड यूजफुल रहेगा। नाउ वी हैव टू स्टडी वन एग्जाम्पल। एक हम रिकरेंस लेंगे और उस रिकरेंस को रिकर्सन ट्री मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल इज गिवन है, solve the following recurrence by recursion tree method and recurrence is given as t of n is equals to twice t n by 2 plus n square। डियर फ्रेंड्स, इस तरह का ही एग्जाम आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, और लगभग आरटीएम एनयू यानी नागपुर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ऐसा सवाल आपको 7 या 8 मार्क के लिए आएगा। तो वन रिकरेंस विल बी गिवन टू यू एंड देन यू विल बी आस्क्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिकरेंस। अब इस रिकरेंस को सॉल्व करते हो तो आपको रिकरेंस भी दिया हुआ है और किस मेथड से सॉल्व करना है वो भी दिया हुआ है। शायद अगर यहाँ पे रिकर्शन ट्री मेथड स्पेसिफाई नहीं किया होता तो इस रिकरेंस को हम आसानी से मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें मास्टर थ्योरम से सॉल्व नहीं करना है। इस पर्टिकुलर रिकरेंस को हमें रिकर्शन ट्री मेथड से सॉल्व करना है, और आप केयरफुली अगर देखोगे तो ये रिकरेंस हमारा लॉगरिथमिक रिकरेंस है। तो नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ टू सॉल्व whenever any given recurrence is there, how to solve that particular recurrence with the help of recursion tree method। तो here we have solution। सबसे पहले तो हमें जो रिकरेंस दिया हुआ है उस रिकरेंस को हम लिख लेंगे और उसको बना लेंगे हम इक्वेशन 1। तो रिकरेंस कौन सा दिया है, गिवन रिकरेंस इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर। नाउ वी कॉल दिस पर्टिकुलर इक्वेशन as equation 1। तो given recurrence is t of n is equals to twice t n by 2 plus n square, we may call it as equation 1। and now what we have to do, जो भी रिकरेंस हमें दिया हुआ है इस रिकरेंस को रिकर्सन ट्री के फॉर्म में लिखेंगे। अब इस रिकर्सन को रिकर्सन ट्री के फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, जब कभी भी कोई रिकर्सन अगर आपको दिया है तो उस रिकरेंस के जो नॉन रिकर्सिव टर्म है राइट हैंड साइड के उनको जनरली हम रूट नोड बनाएंगे, वेयर जो रिकर्सिव टर्म्स रहेंगे उनको हम लिफ नोड बनाएंगे। तो यहाँ पे
नॉन रिकर्सिव टर्म यानी सेकंड टर्म कौन सा है, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर को हमने बनाया यहाँ पे रूट नोड, और रिकर्सिव टर्म जो है वो है टी ऑफ एन बाई टू, और टी ऑफ एन बाई टू के दो दो इंस्टेंसेस हमारे पास है, इसलिए दो अलग अलग इंस्टेंसेस के लिए हमने दो अलग अलग लिफ नोड बनाए। तो हियर वी हैव टी ऑफ एन बाई टू as one leaf node, another leaf node we have t of n by 2, and non recursive term जो था that is n square। तो इस पूरे ट्री को अगर हम सम करते तो इस पूरे ट्री का समेशन होगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू टी एन बाई टू प्लस टी एन बाई टू, दैट इज नथिंग बट ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर विच इज अवर रिकरेंस। गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट first we have to represent whenever any recurrence is given to us, so we have to represent that particular recurrence with the help of a recurrence tree. Then next, now we have to go for expansion of that particular tree। जो भी हमको ट्री दिया हुआ है इस ट्री को एक्सपांड करना है। अब ट्री को एक्सपांड कहाँ से करेंगे, तो ट्री को एक्सपांड करते वक्त हम रूट नोड से तो एक्सपांड नहीं कर सकते, तो ट्री को एक्सपांड करने का हमारे पास स्कोप यही है कि हम लीफ नोड से उस ट्री को डाउनवर्ड लेके आए। अब लीफ नोड से ट्री को डाउनवर्ड जब लेके आएंगे तो रिकर्सिव टर्म हमारे पास लीफ नोड में है, ये वाले रिकर्सिव टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो रिकर्सिव टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हाउ टू अप्लाई बैक सब्स्टिट्यूशन, दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट। बैक सब्स्टिट्यूशन से जो कुछ भी मेथड मिलेगा, जो कोई भी वैल्यू मिलेगा, दैट वैल्यू वी हैव टू पुट इनटू that leaf node and automatically our tree will get expanded। वही चीज हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। गिवन रिकरेंस है हमारा t ऑफ n इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर। ये वाले रिकरेंस को हमने इक्वेशन 1 भी बोला था और इसको हमने रिकर्सन ट्री के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया था। अभी हमें क्या करना है, अभी इस पर्टिकुलर रिकरेंस को अगर हम देखते हैं तो इस रिकरेंस में आपको दिखेगा कि राइट हैंड साइड में t ऑफ n बाई टू इस तरह का रिकर्सिव टर्म फिर से आ रहा है। तो इस रिकर्सिव टर्म को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हमें t ऑफ n बाई टू का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना है, और t ऑफ n बाई टू का जो कोई भी वैल्यू मिलेगा वो वाले वैल्यू को हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अगर थ्योरेटिकली लिखते हैं, और अगर हम ग्राफिकली लिखते हैं तो उस पर्टिकुलर नोड को एक्सपांड करना पड़ेगा, यानी वहां से ट्री आगे बढ़ेगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इनिशियली टी ऑफ एन था तो टी ऑफ एन के लिए इतना ट्री बना। अब टी ऑफ एन बाई टू के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला ट्री यहाँ से नीचे एक्सपांड होगा, और इस टी ऑफ एन बाई टू के लिए यहाँ पे हमारा ट्री एक्सपांड होगा। दैट वी हैव टू स्टडी ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं t of n is equals to twice t n by 2 plus n square. This is what a recurrence gives to us. And now what we have to do, t of n by 2 को हमें सॉल्व करना है इन इक्वेशन 1। t of n by 2 को हमें सॉल्व करना है। अब t of n by 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हमने यहाँ सॉल्व करके रखा है t of n by 2 is equals to twice t n by 4 plus n by 2 whole square। Now how it is calculated, तो ये समझने के लिए आपको समझना है, अगर t ऑफ n की वैल्यू ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर है, यानी अगर हमारा गिवन रिकरेंस t ऑफ n है तो उसकी वैल्यू अगर ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर होती है, तो अगर t ऑफ ये दिया हुआ रहेगा तो t ऑफ ये की वैल्यू क्या होगी, t ऑफ ये का वैल्यू होगा ट्वाइस टी ए बाई टू प्लस ए स्क्वायर, और टी ऑफ बी अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा टी ऑफ बी इज इक्वल टू ट्वाइस टी बी बाई टू प्लस बी स्क्वायर। अब हमें ये या बी नहीं दिया हुआ है, हमें क्या दिया है, एन बाई टू। इसलिए हम इक्वेशन 1 में जहां जहां हमको एन दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 1 में आप यहां देख सकते हैं, इक्वेशन 1 में जहां जहां हमें एन दिखाई दे रहा है उस एन की जगह हम लिखेंगे एन बाई टू। तो नाउ व्हाट विल बी द रिकरेंस, टी ऑफ एन बाई टू विल बी इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाई टू बाई टू। ट्वाइस टी, एन को क्या लिखना है, एन बाई टू, तो एन बाई टू दैट विल बिकम एन बाई फोर। इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्वाइस टी एन बाई फोर। एंड नेक्स्ट दिस पर्टिकुलर एन इन इक्वेशन 1, एन स्क्वायर में का एन जो है, दिस पर्टिकुलर एन शुड बी रिप्लेस्ड बाय एन बाई टू, देयरफॉर नाउ इट विल बिकम्स एन बाई टू होल स्क्वायर। तो देयरफॉर टी ऑफ एन बाई टू का पूरा वैल्यू मिल रहा है, वो मिल रहा है ट्वाइस टी एन बाई फोर plus n by 2 whole square. Now we got the value for t of n by 2, हमने इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इस t of n by 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में जाके हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। अभी इक्वेशन 1 क्या बनेगा, इक्वेशन 1 बन रहा है t of n इज इक्वल टू इस 2 को एज इट इज हमने लिखा, और t of n by 2 की जगह हमने पूरा इक्वेशन 2 लिख दिया। पूरा इक्वेशन 2 क्या है, ट्वाइस t n by 4 प्लस n by 2 स्क्वायर एंड
प्लस एन स्क्वायर हमें इक्वेशन 1 से इंपोर्ट करना है, तो प्लस एन स्क्वायर लिखा। और अभी हमें इस पर्टिकुलर रिकरेंस को पूरा सॉल्व करना है। अब इस पूरे रिकरेंस को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते वक्त हमारे पास है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2 जा 4, दैट्स वाई 4Tn/4 प्लस इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दैट्स वाई 2 इंटू n/2 होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इन दिस वे वी गॉट इक्वेशन 3 एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन 3, वंस अगेन वी हैव टू फॉर्मुलेट अ रिकर्सन ट्री। जैसे हमने पहले वाले टी ऑफ एन के लिए रिकर्सन ट्री बनाया था, सेम इसी के लिए भी हमें रिकर्सन ट्री बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए रिकर्सन ट्री बनाएंगे तो हम रिकर्सन ट्री कैसे बनाएंगे? तो रिकर्सन ट्री बनाते वक्त हमने बोला था कि जितने भी हमारे नॉन रिकर्सिव टर्म्स है उनको रूट नोड बनाना पड़ेगा, और जितने भी रिकर्सिव टर्म्स है उनको हमें लिफ नोड बनाना पड़ेगा। तो एज फार एज इक्वेशन 3 इज कंसर्न, अगर मैं रिकर्सन ट्री बनाता हूं तो हमारा रूट जो रहेगा पहला वो रहेगा एन स्क्वायर, उसके 2 चिल्ड्रन बनेंगे वो भी इंटरमीडिएट रूट रहेंगे, पहला रहेगा n/2 और दूसरा रहेगा n/2, यानी n/2 स्क्वायर n/2 स्क्वायर, ऐसे 2 नोट्स रहेंगे, और फिर उनके चिल्ड्रन जो बनेंगे वो होंगे t ऑफ n/4। तो आपका रिकर्सन ट्री कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, हियर वी हैव n स्क्वायर, देन n/2 n/2 स्क्वायर। तो n/2 स्क्वायर के कितने इंस्टेंसेस है? 2, इसलिए n/2 स्क्वायर n/2 स्क्वायर, एंड देन वी हैव 4Tn/4, इसलिए Tn/4 के 4 इंस्टेंसेस। तो 4 इंस्टेंसेस आएंगे यहाँ पे, एक, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। तो हमने इस इक्वेशन 3 को रिकर्सन ट्री के फॉर्म में इस तरीके से एक्सपांड किया है। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से समझिए। एक्चुअली हमारा गिवन रिकर्सन जो है वो इक्वेशन 1 में इस तरीके से है, और इस इक्वेशन 1 को हमने रिकर्सन ट्री के फॉर्म में इस तरीके से लिखा है। अब हमें जब टी ऑफ एन दिया था तो टी ऑफ एन के लिए हमने लिखा एन स्क्वायर प्लस टी ऑफ n/2 प्लस टी ऑफ n/2। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में टी ऑफ n/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और टी ऑफ n/2 का वैल्यू हमें क्या मिला, आप यहाँ देख सकते हैं, टी ऑफ n/2 का वैल्यू मिला ट्वाइस Tn/4 प्लस एन स्क्वायर, और ट्वाइस Tn/2 प्लस ट्वाइस Tn/4 प्लस n/2 होल स्क्वायर, इस तरह का वैल्यू अगर मिल रहा है तो व्हाट यू हैव टू डू, टी ऑफ n/2 की जगह आपको ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे टी ऑफ n/2 जो है, ये n/2 की जगह आपको ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और वैल्यू क्या रहेगा, n/2 स्क्वायर विल बिकम रूट नोड, और उसको 2 चिल्ड्रन बनेंगे, एक रहेगा t ऑफ n/4 और दूसरा रहेगा t ऑफ n/4। वही चीज हमने यहाँ पे किया है। एक्चुअली t ऑफ n स्क्वायर का एक लिफ नोड जो था वो था t ऑफ n/2, तो t ऑफ n/2 को ही हमने एक्सपांड किया है। तो t ऑफ n/2 की जगह हमने लिखा n/2 स्क्वायर, और उसके 2 चिल्ड्रन Tn/4 Tn/4। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं टी ऑफ n/2 का वैल्यू जो है वो है ट्वाइस Tn/4 प्लस n/2 होल स्क्वायर, इसलिए हमने n/2 होल स्क्वायर यहाँ लिखा, और टी ऑफ n/4 टी ऑफ n/4। ये तो होगा पहले वाले टी ऑफ n/2 के लिए। ऐसा दूसरा Tn/2 हमारे पास यहाँ पे था, उसको हमने एक्सपांड कर दिया, तो हमारा रिकर्सन ट्री इस तरीके से बन गया। और अभी पूरा रिकरेंस जो है ओवरऑल वो इक्वेशन 3 में दिया हुआ है। इक्वेशन 3 में दिया हुआ हमारा रिकरेंस है टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू 4Tn/4 प्लस ट्वाइस n/2 होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसी रिकरेंस को हमने रिकर्सन ट्री के फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है, जो जनरली एक्सपांडेड ट्री है। एन स्क्वायर n/2 होल स्क्वायर के 2 चिल्ड्रन, 2 इंस्टेंसेस, और Tn/4 के 4 इंस्टेंसेस। इस तरीके से हमने रिकर्सन ट्री बनाया। अब ये हो गया कि पहले हमने स्टेप 1 में जो रिकरेंस दिया था उसके लिए एज इट इज हमने रिकर्सन ट्री बनाया था। सेकंड, इसमें एक बार हमने बैक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया और इक्वेशन 3 मिला, और उसके लिए हमने रिकर्सन ट्री बनाया। अब इस रिकर्सन ट्री को हमें एक्सपांड करते चलना है। अब हम कब तक के एक्सपांड करेंगे, हमें तब तक के एक्सपांड करते चलना है जब तक के हमें इस रिकर्सन ट्री का जनरलाइज फॉर्मेट समझ में नहीं आता, और जनरलाइज फॉर्मेट समझ में आने के बाद जितने भी एक्सपांडेड ट्री रहेगा वो पूरे एक्सपांडेड ट्री का सम हमें करना है। एक्सपांडेड ट्री का सम हमें करना है, इसका मतलब इस ट्री को आगे चल के हमें और एक्सपांड करना है। तो हम
एक बार और फिर से देखेंगे कि एक लेवल पे यानी नेक्स्ट लेवल पे जाके फिर से एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। यानी हम देखेंगे कि इक्वेशन 3 में जो हमें मिला है टी ऑफ एन बाई फोर, इस टी ऑफ एन बाई फोर को फिर से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और टी ऑफ एन बाई फोर की वैल्यू हम फिर से इक्वेशन 3 में बैक सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखिए हियर वी हैव टी ऑफ एन बाई फोर, अब इस टी ऑफ एन बाई फोर को कैलकुलेट करेंगे। अब टी ऑफ एन बाई टू हमने सॉल्व किया था, तो टी ऑफ एन क्या था हमारे पास, आप देख सकते हैं टी ऑफ एन था हमारे पास ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर। अगर टी ऑफ एन है तो टी ऑफ एन ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन स्क्वायर है, तो वैसे ही हम टी ऑफ एन बाई फोर को सॉल्व करेंगे। तो टी ऑफ एन बाई फोर क्या होगा, टी ऑफ एन बाई फोर जो होगा वो होगा ट्वाइस टी एन बाई एट प्लस एन बाई फोर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो रिकरेंस दिया है उसके दो रिकरेंसेस बनते हैं, इनपुट का साइज हाफ हो जाता है और एक्चुअल इनपुट साइज जो रहता है वो बाहर निकल के उसका स्क्वायर हो जाता है। अगर ये टी ऑफ एन अगर होता तो टी ऑफ एन की जगह क्या लिखते थे, टी ऑफ एन के लिए लिखते थे हम ट्वाइस टी एन बाई टू, यानी इनपुट साइज आधा होता प्लस एन स्क्वायर। तो जब यहाँ पे टी ऑफ एन बाई फोर हमें कैलकुलेट करना है तो ये वैल्यू होगा ट्वाइस टी एन बाई एट प्लस एन बाई फोर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें टी ऑफ एन बाई फोर मिल गया। अब इस टी ऑफ एन बाई फोर की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन 3 आफ्टर बैक सब्स्टिट्यूशन विल लुक लाइक दिस, equation will become t of n is equals to 4tn by 8 plus n by 4 whole square plus twice n by 2 whole square plus n square। इस तरह का अभी हमारे पास ये रिकरेंस मिल गया। अब इस रिकरेंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते हो 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाके 8 इंटू टी एन बाई एट प्लस दिस 4 will get multiplied with this particular term n by 4 whole square, तो term will become 4n square plus 2 n by 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो नाउ वी गॉट दिस इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन 5 को अगर हमें रिकर्शन ट्री के फॉर्म में लिखना है तो पहला रूट जो बनेगा वो बनेगा एन स्क्वायर, उसके बाद के जो दो रूट बनेंगे वो बनेंगे एन बाई टू स्क्वायर एन बाई टू स्क्वायर, उसके बाद के जो रूट बनेंगे वो रहेंगे एन बाई फोर स्क्वायर एन बाई फोर स्क्वायर 4 बार, और सबसे लास्ट में लिफ नोट जो बनेंगे वो रहेंगे 8, और हर नोट की वैल्यू क्या रहेंगी, टी ऑफ एन बाई 8। तो आपका रिकर्शन ट्री कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो नाउ वी हैव टी ऑफ एन इज इक्वल टू 8 by 8 plus 4 n by 4 स्क्वायर प्लस ट्वाइस n by 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा n स्क्वायर, देन n by 2 स्क्वायर के दो इंस्टेंसेस, देन n by 4 के 4 इंस्टेंसेस, और फिर tn by 8। तो अल्टीमेटली हमने इक्वेशन 3 का जो रिकर्शन ट्री था उसी को एक्सपांड किया। आप यहाँ देख सकते हैं हमने इस टी ऑफ एन बाई फोर को ही सॉल्व किया, और टी ऑफ एन बाई फोर क्या था, टी ऑफ एन बाई फोर था ट्वाइस टी एन बाई एट प्लस एन बाई फोर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा एन बाई फोर स्क्वायर और उसके दो लिफ नोड बनेंगे। दो लिफ नोड कौन से रहेंगे, दो लिफ नोड रहेंगे एन बाई एट। वही चीज हमने क्या किया है, उस रिकर्सन को हमने यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ लिखा है हमने एन बाई फोर स्क्वायर, और एक चिल्ड्रन जो बना वो बना टी ऑफ एन बाई एट, दूसरा चिल्ड्रन वाला टी ऑफ एन बाई एट। ऐसे हमारे पास टी ऑफ एन बाई फोर के 4 इंस्टेंसेस थे, इसलिए हमें 4 बार उसको एक्सपांड करना पड़ेगा, और 4 बार एक्सपांड करने के बाद अभी हमारा कंप्लीट जो एक्सपांडेड रिकर्सन ट्री फॉर इक्वेशन 5 बनेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ है एन स्क्वायर पहली लेवल पे, सेकेंड लेवल पे एन बाई टू स्क्वायर 2 इंस्टेंसेस, थर्ड लेवल पे एन बाई फोर स्क्वायर के 4 इंस्टेंसेस, और सबसे लास्ट में है टी ऑफ एन बाई 8 उसके 8 इंस्टेंसेस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी तो हमने एक्सप्लोर कर दिया, अभी एक्सप्लोर करने के बाद आपका ट्री कब तक के एक्सप्लोर होगा। तो आपका रिकर्शन ट्री क्या कहता है, रिकर्शन ट्री मेथड ये कहता है कि आपका ट्री जब तक के आप एक्सप्लोर कर सकते हो तब तक के एक्सप्लोर करो, मीन्स यू हैव टू गो फॉर एक्सपांशन ऑफ योर ट्री। तो अब हमारे ट्री के एक्सपांशन के लिए जाएंगे, ट्री एक्सपांड होकर कब कब तक के एक्सपांड होगा, जब तक के एक्सपांशन पॉसिबल है। एक्सपांशन पॉसिबल है इसका मतलब क्या है, एक्सपांशन पॉसिबल है इसका मतलब ये है कि जब तक के आप अपने प्रॉब्लम को फर्दर सब डिवाइड कर सकते हो तब तक के एक्सपांशन पॉसिबल रहेगा। यानी टी ऑफ एन को सपोज टी ऑफ एन बाई टू के दो इंस्टेंसेस में अगर आप बना रहे हो तो टी ऑफ फोर अगर होगा तो टी ऑफ फोर के 2t बनेंगे, और इनपुट साइज आजा अगर हो जाएगा तो ट्वाइस टी ऑफ 2 हो जाएगा।
और टी ऑफ टू को फिर से मैं सॉल्व अगर करूंगा तो टी ऑफ वन ऐसा बन जाएगा। लेकिन टी ऑफ वन के आगे फर्दर आपका प्रॉब्लम डिवाइड हो सकता है क्या? तो यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना है, टी ऑफ वन के आगे हम हमारे रिकरेंस को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टी ऑफ वन का मतलब होता है हमें कोई एक प्रॉब्लम दिया है जिसमें एक सिंगल इनपुट दिया है, तो सिंगल इनपुट वाले प्रॉब्लम को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल इनपुट वाले प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब मान के चलो कि आपको मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना है, और मर्ज सॉर्ट अप्लाई करने के लिए सिंगल नंबर दिया है, तो सिंगल नंबर को सॉर्ट करना है, यानी क्या करना, उस नंबर को जैसे के वैसे ही लिखना। इसलिए ये प्रॉब्लम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी से जनरली हम जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा सिचुएशन तब आता है जब हमारा इनपुट साइज 1 बन जाता है। तो जो कोई भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सपोज टी ऑफ एन बाई 8 होगा, या उसके आगे टी ऑफ एन बाई 16 होगा, या उसके आगे टी ऑफ एन बाई 32 होगा, कोई ना कोई एक रिकरेंस ऐसा होगा जिसका वैल्यू टी ऑफ 1 बनने वाला है। और जब टी ऑफ 1 वाला वैल्यू रूट लेवल पे लीफ लेवल पे अगर आ जाएगा, तो आगे चल के हम हमारे रिकरेंस को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, एंड दैट विल बी द स्टॉपिंग क्राइटेरिया फॉर अस, गेटिंग इट? एंड देयरफॉर हियर व्हाट वी हैव, हमारे पास जो रिकरेंस दिया हुआ है, इस रिकरेंस या इस रिकर्शन ट्री को हम फर्दर एक्सपांड करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे जब तक कि हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। बट ये एक वक्त ऐसा आएगा जब उसका फर्दर एक्सपांशन पॉसिबल नहीं होगा, और ये वाला वक्त तब होगा जब टी ऑफ एन बाय समथिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बिकम 1, यानी टी ऑफ 1 बन जाएगा। यानी सिंगल इनपुट साइज का जब प्रॉब्लम आएगा तो आगे आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर पाओगे। इस तरह की ये सिचुएशन रहेगी। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जो कोई भी एक्सपांडेड रिकर्शन ट्री हमको मिला हुआ है, इस एक्सपांडेड रिकर्शन ट्री को अभी हम सम करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लेवल 1 पे हमने सम किया है, तो लेवल 1 पे सम करते हो इसकी वैल्यू होगी एन स्क्वायर। अब लेवल 2 पे जब हम सम करेंगे तो एन बाई टू स्क्वायर प्लस एन बाई टू स्क्वायर, यानी क्या होगा, ट्वाइस एन बाई टू होल स्क्वायर। अब ट्वाइस एन बाई टू होल स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा एन स्क्वायर बाई टू। आपको ये करके देखना है। तीसरा, एन बाई फोर स्क्वायर, एन बाई फोर स्क्वायर, एन बाई फोर स्क्वायर, एन बाई फोर स्क्वायर, 4 टाइम 4 बाई एन स्क्वायर रहेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, यानी एन बाई फोर स्क्वायर प्लस एन बाई फोर स्क्वायर प्लस एन बाई फोर स्क्वायर प्लस एन बाई फोर स्क्वायर, जब इनका सम करोगे तो यू विल गेट द सम एन स्क्वायर बाई फोर। वैसे ही लास्ट में जब टी ऑफ एन बाई 8 को सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल बिकम एन स्क्वायर बाई 8। आगे चल के फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू बनेगा एन स्क्वायर बाई 16, उसके बाद ये वैल्यू बनेगा एन स्क्वायर बाई 32। इस तरीके से मेरे पास में टर्म्स आते जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि लास्ट में हमारे पास क्या मिलने वाला है, 1। एंड देयरफॉर फाइनल समेशन जो रहेगा वो फाइनल समेशन कुछ हमारा इस तरह का रहेगा। तो देयरफॉर फाइनली वी हैव टी ऑफ n will be equals to 80n by 8 plus 8n by 2 square plus n square। अभी इसी चीज को हमने जब सम किया तो सम करते हो पहला टर्म मिला था हमको n स्क्वायर, आप यहां से देख सकते हैं, क्लियर? पहला टर्म मिला था एन स्क्वायर, सेकंड टर्म मिला एन स्क्वायर बाय 2, थर्ड मिला एन स्क्वायर बाय 4। वही चीज लिखी है, पहला टर्म मिला एन स्क्वायर, सेकंड टर्म मिला एन स्क्वायर बाय 2, उसके बाद का टर्म जो मिला वो मिला एन स्क्वायर बाय 4, उसके बाद का टर्म जो मिला वो मिला एन स्क्वायर बाय 8। ऐसा होते होते सबसे लास्ट में क्या मिलेगा हमको, 1। एंड दैट्स वाई हमारा रिकरेंस जो बनेगा, दैट रिकरेंस विल बी इक्वल्स टू टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी एन स्क्वायर बाय टू रेस्ट टू पावर ऑफ आई। आप यहाँ पे देख सकते हो हर लेवल पे एन स्क्वायर कॉमन है, लेकिन डिनोमिनेटर की जो टर्म है दैट डिनोमिनेटर इज टू रेस्ट टू पावर आई। फर्स्ट टाइम क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 है इसका मतलब टू रेस्ट टू पावर 0। Here we have 2 raised to power 1, here we have 2 raised to power 2, here we have 2 raised to power 3। इसके बाद क्या, 2 raised to power 4, उसके बाद क्या, 2 raised to power 5। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज मिलेंगे। एंड देयरफॉर फाइनली हमारा जो रिकरेंस रहेगा उस रिकरेंस को हमने जनरलाइज किया टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी एन स्क्वायर बाय टू रेस्ट टू पावर आई। अब इसमें से हमने एन स्क्वायर को बाहर निकाले, क्यों? क्योंकि जनरली जब कभी भी हमें पॉलिनोमियल बनाना होता है तो पॉलिनोमियल बनाते वक्त हम कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ रखते हैं और जो वेरिएबल वैल्यूज है उनको हम अलग रखते हैं। तो टी ऑफ एन की फॉर्म में अगर हमने रिकरेंस को इंटरप्रेट किया है
तो वेरिएबल टर्म्स कौन से होंगे? वेरिएबल टर्म्स वो होंगे जो n की फॉर्म में आते हैं। तो n की फॉर्म वाली टर्म यहाँ पे कौन सी है आपके पास? ओनली n स्क्वायर। इसलिए जब हम इस रिकर्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो रिकर्शन को सिंप्लीफाई करते वक्त हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, टी ऑफ n विल बी इक्वल टू n स्क्वायर समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 बाय 2 रेज़ टू पावर i। और ये जो भी वैल्यू है ये इनपुट के फॉर्म में की वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और जो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होता है वो कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन के लिए ओनली वेरिएबल वैल्यू को ही हम कंसीडर करते हैं जो कि इनपुट साइज पे डिपेंड करती है। तो इस पूरी इक्वेशन में इनपुट साइज पे डिपेंड करने वाली टर्म जो है दैट इज व्हाट है n स्क्वायर। एंड देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसीडर दिस एंटायर समेशन सीरीज एज ए कांस्टेंट वैल्यू। और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम हटा देंगे। जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो फिर हम असिम्प्टोटिक नोटेशन से लिखते हैं, और असिम्प्टोटिक नोटेशन लिखते वक्त यहाँ पे लिखेंगे टी ऑफ n विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको थीटा ही लिखना है, आपको लिखता है तो आप ओमेगा लिख सकते हैं, आपको लगता है तो आप बिग ओ लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे टी ऑफ n की वैल्यू जो हो रही है वो टी ऑफ n की वैल्यू होगी इन द फॉर्म ऑफ एनी असिम्प्टोटिक नोटेशन विल बी इक्वल टू n स्क्वायर। देयरफॉर हमारा इस पर्टिकुलर गिवन रिकरेंस का कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज टी ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। तो फाइनली मैं आपको समराइज करा देता हूँ कि कोई अगर रिकरेंस आपको दिया है तो उस रिकरेंस को रिकर्सन ट्री मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज, रिकर्सन ट्री से किसी भी रिकरेंस को सॉल्व करना यानी इटरेशन मेथड से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बराबर है। जो चीज हम थ्योरेटिकली टेक्सचुअली इटरेशन मेथड में करते थे उसी चीज को ग्राफिकली हमें यहाँ पे करना है। जो भी रिकरेंस दिया हुआ है उस रिकरेंस को सबसे पहले आप रिकर्शन ट्री के फॉर्म में लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते वक्त या नेक्स्ट स्टेप पे जाते वक्त हर बार रिकर्शन को आपको एक्सपांड करते जाना है, और आपको रिकर्शन को एक्सपांड करते वक्त तब तक के एक्सपांड करते जाना है जब तक कि आपका रिकर्सन ट्री एक्सपांड हो सकता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप आपके रिकर्सन ट्री को एक्सपांड नहीं कर पाओगे। ऐसे सिचुएशन में जो भी एक्सपांडेड रिकर्सन ट्री आपको मिला है, ये एक्सपांडेड रिकर्सन ट्री का आपको पूरा का पूरा समेशन करना है। समेशन करने के बाद जनरलाइज इक्वेशन बनाना है। जनरलाइज इक्वेशन बनाने के बाद कांस्टेंट वैल्यूज को अलग रखना है और वेरिएबल वैल्यूज को अलग रखना है। जो भी आपके वेरिएबल वैल्यूज होंगे दैट विल बी अ पॉलिनोमियल, और उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में आपको n की हाईएस्ट डिग्री आइडेंटिफाई करना है। n की हाईएस्ट डिग्री वाला जो भी टर्म रहेगा दैट टर्म विल गिव जस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकर्सिव रिलेशन। तो दिस वाज फॉर द प्रॉब्लम रिकर्सिव प्रॉब्लम टी ऑफ n इज इक्वल टू ट्वाइस टी n बाई 2 प्लस n स्क्वायर। उस पर्टिकुलर रिकर्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिला था टी ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर। ये एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे दिया है, दिस इज एज असाइनमेंट प्रॉब्लम फॉर यू। तो प्रॉब्लम इज गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस बाय रिकर्शन ट्री मेथड एंड रिकरेंस इज गिवन एज टी ऑफ n इज इक्वल टू 4t n बाई 2 प्लस n स्क्वायर। तो फिर से ये भी एक लॉगरिथमिक रिकरेंस है। सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। पहले तो इसके लिए आपको रिकर्सन ट्री बनाना है, और रिकर्सन ट्री बनाने के बाद हर एक स्टेप में या हर एक लेवल पे आपको उस रिकर्सन ट्री को एक्सप्लोर करते जाना है। फाइनली जो कभी भी एक्सपांडेड रिकर्सिव ट्री मिलेगा आपको, उसके सारे के सारे नोड का समेशन परफॉर्म करना है और उन समेशन को एनालाइज करना है। दैट समेशन विल गिव जस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव रिलेशन by the method of recursion tree method. So this is all from my side about how to solve any particular recurrence with the help of recursion tree method. Thank you.